चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव के चारों ओर फैले खेत और उन खेतों के मालिक थे जमींदार हरदेव सिंह, जो गांव के मुखिया भी थे। उनका इकलौता बेटा था अमर सिंह। वह पढ़ा लिखा, सीधे स्वभाव का और दिल से संवेदनशील था। समय के साथ अमर सिंह अब युवा हो चुका था, इसलिए अपने जमींदार पिता के काम और जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाता था। एक दिन अमर सिंह की माँ उसके पिता जमींदार हरदेव से कहती है, अरे अमर के पिता, हमारा बेटा अब सयाना हो गया है। अब हमें उसके ब्याह के विषय में भी विचार करना चाहिए। घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ अमर की माँ, मैं सब समझता हूँ और मैं भी कुछ दिनों से यही विचार कर रहा था। तुम देखना, हमारे इकलौते बेटे का ब्याह मैं बड़ी धूमधाम से करूंगा कि पूरे गांव ने ऐसा भव्य समारोह आज तक नहीं देखा होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कई जमींदारों के यहाँ बात भी चला रखी है। कोई अच्छे घराने की कन्या मिलते ही ब्याह कर दूंगा। हरदेव सिंह की बात सुनकर अमर की माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। अरे हरिया, अनाज को गाड़ियों में लदवा दे, आज ही मंडी पहुंचाना है, समझा? अच्छा मालिक, अभी करवाता हूँ। तभी उनका बेटा अमर सिंह घर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, पिछले सप्ताह आपने जो अनाज मंडी भेजा था, मैं आड़ती से उसका रुपये ले आया हूँ। ये लीजिए, पूरे 20,000 हैं, देख लीजिए। अरे बेटा, तूने ये अच्छा काम किया। मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आड़ती से पैसे भी लेने हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में रहता था एक गरीब सपेरा कालू। सांप पकड़ना और सांपों के खेल दिखाना उसका पुश्तैनी काम था। लेकिन इससे अब उसके घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। एक दिन कालू खेल दिखाकर अपने घर आता है। अरे राधा की माँ, कुछ खाने को हो तो ले आओ, बड़ी भूख लगी है। आज बनाने को तो कुछ था नहीं, ये चटनी रोटी ही बन पाई है। अरे कोई बात नहीं, जो हो वही ले आओ। क्या बताऊं, आजकल खेल देखकर भी लोग कुछ भी दान नहीं करते। कुछ पैसे ही मिल पाए हैं, उन्हीं से जो सामान मिल सकेगा वो ले आऊंगा। राधा की माँ खाना लेकर आती है। तभी कालू कहता है, अरे राधा की माँ सुनती हो, मैं सोच रहा था कि खेल दिखाने के साथ ही गांव में किसी के खेत में मजदूरी भी कर लूं। अब खेल दिखाकर इतना भी नहीं मिल पाता कि 2-4 पैसे ही बच जाएं। और फिर कुछ समय में बेटी राधा का ब्याह भी करना है। पता नहीं कितना खर्चा आएगा। अजी मैं क्या कहूँ, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन हमारी बेटी बहुत ही सीधी और होनहार है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसका ब्याह किसी अच्छे लड़के से हो जाए। उनकी बेटी राधा सीधी सादी पर आंखों में गहरी चमक वाली एक सुंदर और होनहार लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपने घर के बाहर ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी। अब फसल कटाई का समय चल रहा था। कालू भी कुछ पैसे कमाने के लिए जमींदार के खेतों में मजदूरी करने लगा। उसकी बेटी राधा रोज अपने पिता को खेत पर खाना देने जाती थी। अगले ही दिन इधर हवेली में जमींदार अपने बेटे अमर से कहता है, अरे बेटा अमर, तू आज जरा गांव के पश्चिम वाले खेतों पर भी देख आना और दिन ढलने से पहले ही सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी भी देते आना बेटा। हाँ ठीक है पिताजी। बाबा लो, पहले खाना खा लो। अरे बेटी, आज धूप तेज है, जा तू जरा जल्दी घर लौट जाना। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। उन्हीं खेतों में अमर सिंह भी कभी कभी फसल देखने और मजदूरों की मजदूरी देने आता था। उसी दिन अमर सिंह ने राधा को पहली बार देखा और देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा,
ये लड़की कौन है? इतनी सादगी, इतनी शांतिमय सुंदरता पहले तो कभी नहीं देखा था। मैंने आज तक कई सुंदर स्त्रियां देखी हैं, लेकिन आज से पहले कभी किसी को इतनी देर तक देखने को मन विवश नहीं हुआ। अमर सिंह को पहली नजर में ही राधा से प्रेम हो गया था। उसका हृदय चाह रहा था कि वह जाकर उससे कुछ बात करे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका और राधा को अपने घर जाते देखता ही रह गया। अब रात भर वह राधा के बारे में ही सोचता रहा। उसकी आंखों से नींद तो मानो गायब ही हो चुकी थी। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। अरे बेटा अमर, चल खाना खा ले। आज मैंने तेरी पसंद की खीर पूरी और शाही पनीर बनवाया है। अरे माँ, तुम खा लो खाना, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे खाना क्यों नहीं खाएगा बेटा? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन अमर सिंह की नींद और भूख प्यास दोनों ही गायब हो चुकी थी। अब उसे तो बस अगले दिन का ही इंतजार था। भोर हुई और अमर सिंह का इंतजार अब खत्म हुआ। अब वह खेतों पर जाने को बेचैन था और तैयार होकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। काफी देर इंतजार के बाद देखता है कि राधा अपने पिता को खाना देने आ रही है। वह उसे देखता ही रहता है, कुछ कह नहीं पाता। वह चली जाती है। अब भोजन का भी समय हो चला था। एक नौकर आकर कहता है, अरे मालिक, भोजन का समय हो आया है, चलिए खाना खा लीजिए। अब अमर सिंह सोचता है कि अगर वह खाना खाने जाएगा तो इस दौरान वह लड़की कहीं चली ना जाए। लेकिन नौकर क्या सोचेगा, यह जानकर वो खाना खाने चला जाता है। उधर राधा के पिता उससे कहते हैं, अरे राधा बेटी, तू यहाँ धूप में क्यों परेशान होती है? जा, घर चली जा। ये बर्तन मैं खुद शाम को ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। अब अमर सिंह खाना खाकर वापस आता है और आकर देखता है तो राधा अब खेत पर नहीं थी। ये देख वह बहुत पछताता है। फिर क्या करता, मजदूरों को उनकी मजदूरी के पैसे देकर घर वापस आ जाता है। इधर जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, अरे अमर की माँ, सुनती हो? खबर मिली है कि सज्जनपुर के जमींदार अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं। खानदानी रईस हैं। हमारे अमर का ब्याह यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इंतजार किस बात का, झट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। शाम को माँ यही बात अमर सिंह को बताती है, लेकिन माँ की बात सुनकर अमर सिंह समझ नहीं पाता कि क्या कहे। वह तो अब उस अनजान लड़की के ख्यालों में खोया था। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। अब अगले दिन फिर वह खेतों की ओर चल देता है। काफी देर इंतजार के बाद आखिर राधा खाना लेकर आते दिखाई देती है, लेकिन वह राधा से कुछ कह नहीं पाता। तब तक खाने का समय हो जाता है और नौकर कहने आता है, लेकिन अमर आज उसे मना कर देता है। हरिया, आज मुझे भूख नहीं है। तब तक राधा भी उधर से घर जाने के लिए आती है और अचानक ही राधा की नजर अमर सिंह पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। अरे सुनो तो, माफ करना, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? नाम क्या है? क्यों, आप क्या करेंगे मेरा नाम जानकर? नहीं करूंगा कुछ नहीं। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ बैठा। तुम अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। मेरा नाम राधा है और वह मेरे पिताजी हैं। अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ, मैं तो इसी गांव की हूँ। और आप किस गांव के हो? हाँ, मैं भी इसी गांव का हूँ। गांव के दक्षिण छोर पर मेरा घर है। गांव के जमींदार मेरे पिता हैं। घर में सब मुझे अमर के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, अब मुझे घर चलना चाहिए।
आप जमींदार के बेटे हैं, मुझसे यूं बात करना लोग अच्छा नहीं समझेंगे। बस इतना कहकर राधा चल देती है। इधर अमर सिंह सोचता है कि अगर आज भी वह चुप रह गया तो शायद जिंदगी भर यही चुप्पी उसे सालती रहेगी। फिर आखिर वह राधा को आवाज लगाता है। लोगों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन राधा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे हमारा कोई पहले से रिश्ता हो, जैसे अनजानों के बीच कोई अपना हो। मैं तो बस तुम्हें देखने ही यहाँ चला आता हूँ राधा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस अपने बाबा के लिए खाना लाती हूँ, इसमें देखने जैसा क्या है? राधा, तुम्हारा आना देखने जैसा नहीं है, महसूस करने जैसा है। जब तुम आती हो खेत अपने लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अमर सिंह की बात सुनकर राधा चल देती है, लेकिन अमर सिंह कहता है, ठीक है राधा, जाना है तो जाओ, मैंने तो बस अपने मन की बात कह दी। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माफ कर देना। राधा बिना पलटे चली जाती है और अमर सिंह वहीं खड़ा रहता है। लेकिन अपने दिल की बात कहकर आज वह इतना खुश होता है जैसे मानो सारे जहां की खुशियां उसे ही मिल गई थीं। इधर राधा कच्चे रास्ते पर चली जा रही है। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा है। ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो बस बाबा के लिए खाना देने गई थी, फिर ये बातें, ये शब्द क्यों दिल में चुभते जा रहे हैं? अमर सिंह के कहे शब्द उसके कानों में जैसे गूंज रहे थे। राधा, राधा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे हमारा पहले से रिश्ता हो, जैसे अनजानों के बीच कोई अपना हो। मैं तो बस तुम्हें यहाँ चला। राधा चलते चलते ही जैसे कोई सपना देख रही हो, लेकिन तभी अचानक ही, नहीं राधा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। वो जमींदार का बेटा है और तू सपेरे की बेटी। अरे राधा, तू आ गई बेटी। आज इतनी देर कैसे लग गई? कुछ नहीं माँ, वो बस खेत देखने लगी थी, तभी समय का ध्यान ही नहीं रहा। पर उसकी आवाज कांप जाती है। बाहर से तो सब ठीक, लेकिन हृदय में आंधी चल रही हो। तभी माँ उससे पूछती है, अरे बेटी राधा, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? आज धूप ज्यादा थी माँ, मैं शायद थोड़ा थक गई हूँ। अब देर रात तक राधा सो नहीं पाती है। बार बार वही चेहरा आंखों में उभर आता है। वह पहली बार समझती है कि प्रेम चुपचाप आता है, बिना बताए। अरे राधा, क्या आज तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? मुझे लगा था कि अब हम अनजान नहीं रहे। अमर, हमारा साथ बहुत मुश्किल है। आप कहाँ जमींदार के बेटे हैं और मैं एक गरीब, आप आसमान की तरह और मैं धरती। मुझे मुश्किलों से डर नहीं राधा, मुझे उस जिंदगी से डर लगता है जिसमें तुम ना हो। राधा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राधा अमर सिंह की आंखों में देखने लगती है। असल में राधा को भी अमर से प्रेम हो गया था। अमर, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा सपना मत दिखाओ जो बाद में टूट जाए। जब कोई सपना टूटता है तो दिल भी टूट जाता है। राधा, मेरी आंखों में देख लो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा कहा एक एक शब्द सच है। अमर की बात सुनकर राधा सिर झुका लेती है। यही उसका प्रेम स्वीकार होता है। इधर राधा के पिता कालू ने उन दोनों को बात करते देखा। फिर घर लौटकर राधा से कहता है, बेटी, आज खेत में जो देखा वो आंखों ने देखा और दिल मानने को तैयार नहीं। बेटी, वो जमींदार का बेटा है और हम कहाँ मजदूर गरीब लोग खेतों में मजदूरी करते हैं। हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं। बाबा, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर वह मुझसे प्रेम करता है बाबा। तू पगली हो गई है क्या? समाज क्या कहेगा?
बेटी, जमींदारों के घरों में प्रेम नहीं देखा जाता, सिर्फ हैसियत देखी जाती है। अरे राधा की माँ, अब तुम ही समझाओ इसे। बेटी राधा, तेरे पिता ठीक ही तो कह रहे हैं। ऐसे सपने मत देख, वो कहाँ और हम कहाँ। ऐसे प्रेम से सिर्फ जीवन भर का दुख ही मिलता है बेटी। लेकिन बाबा, वो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, और मैं भी अगर ब्याह करूंगी बाबा, तो सिर्फ उसी से करूंगी। राधा की बात सुनकर कालू चुप हो जाता है। आज पहली बार उसे अपनी गरीबी बोझ लगने लगती है। अब शाम का समय। राधा चुपचाप बैठी है। कालू उसे देर तक देखता रहता है, फिर कहता है, राधा बेटी, तू समझती क्यों नहीं? गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, जिंदगी के हर फैसले में आ खड़ी होती है। मैं जानती हूँ बाबा, पर वह मुझसे प्रेम करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ बाबा। अरे बेटी, वो जमींदार का इकलौता बेटा है। उसके घर में तेरे लिए जगह नहीं होगी बेटी। हम तो उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर लोग हैं। राधा आंखों में आंसू लिए पर मजबूत आवाज में कहती है, अगर जगह नहीं होगी बाबा, तो मैं जगह बना लूंगी, पर मैं उसके बिना कहीं भी नहीं रह पाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर कालू की आंखें भर आती हैं। बेटी, समाज को मैंने उम्र भर देखा है। ये पहले सपने दिखाता है, फिर उन्हें कुचल देता है। राधा हिम्मत जुटाकर कहती है, बाबा, मुझे बस एक बार, आखिरी बार अमर से मिलने दीजिए। अगर उसके शब्द झूठे निकले तो मैं चुपचाप आपकी हर बात मान लूंगी। जा बेटी, पर याद रखना, मैं तुझे टूटते नहीं देख सकता। अंतिम मुलाकात। शाम का समय है, खेत सुनसान है। अमर सिंह राधा का इंतजार करता बेचैनी से टहल रहा है। तभी राधा वहां आती है। अरे राधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अमर, मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बड़े लोग हो और हम गरीब, हमारा रिश्ता कैसे हो सकेगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो डरने की जरूरत नहीं राधा, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। इसके अलावा कोई रास्ता मैंने सोचा ही नहीं। अमर, ये कहना आसान है, पर करना, अगर कहीं तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो क्या होगा? राधा, अगर किसी का विरोध भी आया तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज ही मैं अपने पिता से हमारे बारे में बात करूंगा। राधा अमर के विश्वास को देखकर सुकून की सांस लेती है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटा, इसमें इतना संकोच करने की क्या जरूरत है? बाबूजी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसका नाम राधा है। वह इसी गांव के दक्षिण की रहने वाली है। हरदेव सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, पर आंखों में आग जल उठती है। इसी गांव की है? अच्छा बेटा, तो ये बताओ कि उसके पिता का क्या नाम है, करते क्या हैं? अब अमर को एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना था। पिताजी, वो एक सपेरे की बेटी है। क्या कहा? एक सपेरे की बेटी? अच्छा, तो हद भूल गए हैं ये लोग। अपने बेटे की बात सुनकर हरदेव का खून खौल जाता है, लेकिन वह शांत रहकर अमर से कहता है, ठीक है बेटा, अगर रिश्ता करना है तो लड़की के पिता से कहो कि वह खुद यहाँ रिश्ता लेकर आए, तभी बात होगी। पिता की बात सुनकर अमर सिंह चौंक जाता है। उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है और वह कहता है, धन्यवाद बाबूजी। मैं उसके पिता से कहता हूँ कि जल्द ही आपसे आकर मिले। पर जमींदार के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इधर अमर सिंह आकर राधा को सब बताता है। अरे राधा, पिताजी मान गए हैं और उन्होंने कहा है तुम्हारे बाबा खुद रिश्ता लेकर आए तब बात होगी। अमर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ राधा, बिल्कुल सच। मैंने उनको सब कुछ बता दिया है राधा। उसके बाद ही उन्होंने तुम्हारे पिता को बुलाया है। अमर की बात सुनकर वह खुशी से झूम उठती है। फिर घर में जाकर उत्साह से अपने पिता को सब बताती है। बाबा, जमींदार ने खुद आपको बात करने के लिए बुलाया है। कहा है कि आप रिश्ता लेकर जाएं। बेटी, तू अभी नादान है, समझती नहीं। ये समाज जितना सरल और सीधा दिखता है, उतना होता नहीं है।
लेकिन बाबा, अब तो अमर के पिता ने आपको रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राधा की बात सुनकर कालू गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं है बेटी, पर तेरी खातिर मैं जाऊंगा, चाहे वहां अपमान ही क्यों न मिले। अपने पिता की बात सुनकर राधा प्रसन्न हो जाती है, लेकिन मन में अभी भी संशय सा बना रहता है। दोपहर का समय, हवेली के ऊंचे दरवाजे, मोटे खंभे, सन्नाटा। कालू बाहर खड़ा है, पसीना बह रहा है। वह मन ही मन सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली में तो मैंने पहली बार कदम रखा है। अब अंदर जाने की हिम्मत भी जुटानी ही होगी। अगर आज नहीं गया तो राधा की आंखों में कैसे देखूंगा? जब वह पूछेगी तो उसे क्या जवाब दूंगा? यह सोच विचार के बाद वह हिम्मत करके हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर हरदेव सिंह से सामना होता है। हाँ कहो, क्या काम है? कालू कांपती आवाज में कहता है, जमींदार साहब, मैं अपनी बेटी राधा के लिए आपके बेटे अमर का हाथ मांगने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे अमर का रिश्ता मांगने आए हो? पहले ये तो बताओ, करते क्या हो? तुम्हारी हवेली कहाँ है? जमींदार साहब, मैं तो एक सपेरा हूँ, सांपों के खेल दिखाता हूँ और आपके खेतों में मजदूरी भी कर लेता हूँ। कालू की बात सुनकर हरदेव जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम तो मेरे नौकर हो? कालू की आंखें झुक जाती हैं। हरदेव कठोर स्वर में कहता है, मैं अपने इकलौते बेटे का ब्याह तुम्हारी बेटी से कर दूंगा। ये सोचने की हिम्मत भी तुमने की कैसे? कालू कुछ कहना चाहता है, पर शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, अपनी बेटी को काबू में रखो और इस हवेली में शादी का सपना छोड़ दे। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब जिस रास्ते आए हो, इसी से चुपचाप वापस चले जाओ। कालू का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह हवेली से चुपचाप अपने घर की ओर भागता है। आज उसे एक एक कदम भारी लगता है। इधर राधा अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसके पिता आ जाते हैं। राधा पिता की ओर उम्मीद से देखती है। मुझे माफ करना बेटी, मैंने कोशिश की, पर मेरी हैसियत यहीं तक थी। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? कालू चुपचाप खड़ा रहता है। बाबा कुछ तो बोलो, क्या कहा उन लोगों ने? बेटी, उन्होंने कहा, हम लोग उनके बराबर नहीं हैं। अमर के पिता ने साफ इनकार कर दिया है। यह बात सुनकर राधा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्होंने कहा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये सपना देखना छोड़ दे बेटी। राधा जैसे अंदर से टूट ही जाती है। तो यही सच था बाबा, अब मैं अमर से कभी मिलने नहीं जाऊंगी। जिस रिश्ते की वजह से आपका सिर झुका हो, उस प्रेम को मैं अपने दिल से निकाल फेंकूंगी। राधा की बात सुनकर कालू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। इधर शाम ढल चुकी है। अमर सिंह घर में प्रवेश करता है। कुछ देर बाद माँ वहां पर आती है। अमर आज माँ के चेहरे पर अजीब सी उदासी देखता है। अरे माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है? बेटा अमर, आज राधा के पिता हवेली पर आए थे। अच्छा माँ, तो क्या बात हुई फिर? पिताजी ने क्या कहा? माँ नजरें झुका लेती है और कहती है, तेरे पिता ने उन्हें बुलाकर उनका बहुत अपमान किया और शादी से साफ इनकार कर दिया बेटा। अमर सिंह की मुट्ठियां भींच जाती हैं और वह तेज कदमों से आंगन में जाता है। बेटा सुन तो। हरदेव सिंह चौकी पर बैठे हैं। बाबूजी, आपने राधा के पिता को घर बुलाया था, फिर घर बुलाकर उनका अपमान क्यों किया? क्योंकि वो अपनी हद पार कर रहा था। मैंने तो सिर्फ उसे उसकी हद बताई है। पिताजी, क्या यही सच है? क्या गरीब का कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं होती? गरीब होना कब से गुनाह हो गया? गुनाह नहीं होता बेटा, और इज्जत भी सबकी होती, लेकिन अपनी अपनी हद भी होती है। एक जमींदार का बेटा सपेरे की बेटी से ब्याह करे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा।
तो आपने मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा, मैंने तेरे लिए अच्छे घराने की अच्छी लड़की देखी है, जो तेरे ओहदे के बराबर लायक भी है। पिता की बात सुनकर अमर सिंह का स्वर कांपता है, पर वह मजबूत इरादे से कहता है, तो पिताजी आप भी सुन लीजिए, मैं अगर ब्याह करूंगा तो सिर्फ राधा से ही करूंगा। तू अपनी ये जिद छोड़ दे अमर, मैं जिंदा हूं अभी। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकेगा। अरे बस करो तुम लोग, इस घर को तोड़ मत देना तुम दोनों। माँ की बात सुनकर आंगन में सन्नाटा छा जाता है। अमर सिंह गुस्से में बाहर की ओर बढ़ता है। माँ घबराकर कहती है, अमर रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है इस हाल में? माँ, जहां इज्जत नहीं वहां मेरा घर नहीं, इसीलिए मैं घर से जा रहा हूं। अरे बेटा रुक जा, गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी भर रुलाते हैं। जाने दो इसे, अभी जाएगा, फिर जब ठंडे दिमाग से सोचेगा तब वापस आ ही जाएगा। अमर सिंह आज भी राधा का इंतजार करता बेचैन सा घूम रहा है और मन ही मन सोच रहा है, आज राधा आएगी तो आज उसे सब बताना है, मैं झूठा नहीं हूं। समय बीतता है, सूरज ढलता है, पर राधा आज नहीं आती है। आज देर हो गई उसे, शायद बाबा ने रोक लिया होगा, या फिर वह अपने पिता के अपमान का कारण मुझे ही समझने लगी हो और अब कभी मुझसे मिलने ना आए। अमर सिंह जैसे ही उठता है, तभी अचानक दर्द से चिल्लाता है। ये क्या था? ये तेज दर्द कैसा महसूस हुआ मुझे? तभी वह देखता है कि एक सांप उसके पैर में काट कर भाग रहा था। ये देख उसे हंसी आ जाती है और वह सोचने लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं अब जीकर क्या करूंगा? राधा भी मुझे झूठा समझने लगी होगी। अब ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं था। अब जाकर आखिरी बार बस अपनी माँ को देख लूं। ये सोचकर वह लड़खड़ाता हुआ घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर पहुंचते ही गिर पड़ता है। माँ यह देखकर चीख पड़ती है, अमर बेटा क्या हुआ? आंखें खोल। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? हे भगवान मेरा बेटा, क्या हुआ तुझे? कोलाहल सुनकर हरदेव सिंह भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ इसे? पता नहीं, बाहर से आया और गिर पड़ा, कुछ बता नहीं पाया। अरे हो सकता है कि इसने भोजन नहीं खाया है, जिससे ये बेहोश हो गया हो। रुको, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वैद्य आता है और अमर की जांच करता है और कहता है, अरे जमींदार साहब, आपके बेटे को किसी जहरीले सांप ने काटा है और उसका जहर इसके शरीर में फैल चुका है। यह बात सुनकर हरदेव और उसकी पत्नी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अरे तो कुछ इलाज कीजिए, कोई दवा दीजिए, कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा लीजिए वैद्य जी। मैं आपको अपना घर, मकान, धन दौलत सब कुछ दे दूंगा, बस मेरे अमर को बचा लीजिए। मालिक, इस जहर की मेरे पास कोई दवा नहीं। अगर कुछ देर पहले पता चल जाता तो नश्तर लगा सकता था, लेकिन उसके लिए अब देर हो चुकी है। हाँ, एक अंतिम विकल्प बचा है, अगर ईश्वर चाहे तो अभी भी जान बच सकती है। गांव के पश्चिम में एक कालू सपेरा नाम का आदमी रहता है। सुना है वह हर तरह के सांप के जहर की जड़ी बूटी रखता है। आपको उसे ही बुलाना पड़ेगा। वैद्य की बात सुनकर हरदेव सन्न रह जाता है और सोचता है कि कालू सपेरा, उसे तो मैंने आज ही अपमानित करके भगा दिया था। पता नहीं वह आएगा या नहीं, लेकिन आज मुझे उसके पास जाना ही होगा। अहंकार की हार होती है और ममता की जीत। जमींदार तुरंत अपने नौकर से कहता है, हरिया जल्दी गाड़ी निकाल और कालू सपेरे के घर चल। इधर रात का सन्नाटा था। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। हरदेव सिंह उतरते हैं। कालू को देख गिड़गिड़ाकर कहते हैं, कालू, मेरे बेटे की जान बचा लो। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ इस समय? क्या बात है, बताइए। अमर को सांप ने काट लिया है। वैद्य ने जवाब दे दिया है, जहर शरीर में फैल गया है, अब बस तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। हरदेव की बात सुनते ही राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता से कहती है, बाबा, अमर को कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे अमर की जान बचा लीजिए बाबा।
कालू तुरंत भागता है और अपना जड़ी का थैला लेकर आता है और हरदेव से चलने के लिए कहता है। इधर जमींदार के घर पर अमर अचेत पड़ा हुआ है। माँ रो रही है और बिलखते हुए कहती है, अरे राधा के पिता, मेरे बेटे अमर की जान बचा लो, मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। कालू अमर के पास बैठता है और जड़ी बूटी निकालता है और मन ही मन कहता है, हे ऊपर वाले, इस बच्चे की सांसें लौटा दे। आज एक जान नहीं बल्कि 2 जानें दांव पर लगी हैं। इधर राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और हरदेव की हवेली की ओर ही बेसुध होकर भागने लगती है। कालू अपनी लाई जड़ी अमर को सूंघ खाता है। कुछ ही देर में अमर की उंगलियां हिलती हैं और वह धीरे धीरे आंखें खोलता है। यह देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू तैर जाते हैं। तभी कालू कहता है, अब चिंता की कोई बात नहीं, जहर उतर चुका है। तब तक दरवाजे से राधा रोती हुई अंदर आती है। कालू राधा से कहता है, अरे राधा, अब रो मत, अमर अब सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। चल बेटी, अब घर चले। राधा और उसके पिता वहां से जाने को होते हैं। तभी हरदेव सिंह कालू से कहता है, कालू रुको, आज तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है और आज से अमर सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी बेटा है और अब राधा बेटी ही हमारे घर की बहू बनेगी। अपने पिता की बात सुनकर अमर हिम्मत करके उठता है। राधा दौड़कर अमर को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।